नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे थे वो एनालोमस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम भी क्या करता है, अपने ग्रुप से हट के थोड़ा सा बिहेवियर शो करता है। बोलो हाँ है ना, क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और साथ ही साथ अल्मोनियम से इसकी तालमेल है। बोलो हाँ है ना, इसलिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से रीडिंग करना। तो क्या लिखा हुआ है, बेरिलियम वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप टू शो एनालोमस बिहेवियर एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर। फर्दर इट शो डायगोनल रिलेशनशिप विद अल्मोनियम। बात सही है, इसकी एनालोमस बिहेवियर होती है किसके, मैग्नीशियम और बाकी मेंबर से इसकी अलग तो बिहेवियर होती है, और साथ ही साथ इसकी एक डायगोनल रिलेशनशिप होती है किसके साथ, अल्मोनियम के साथ होती है। नेक्स्ट, बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज। बता भी सकते हैं लोग इस बात के बारे में। डज नॉट कंपेयर वेल विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप मतलब ये बाकी मेंबर से ये थोड़ा सा अलग होता है, इसकी साइज होती है बिल्कुल छोटी होती है। बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज इट फॉर्म लार्ज कोल्ड कैकेट होता है। अब बेरिलियम की देखो ध्यान से, बेरिलियम पे साइज भी क्या होता है, इधर से इधर जाने में साइज छोटा भी होता है, तो बेरिलियम साइज छोटा भी है, और साथ ही साथ इस पे चार्ज भी क्या है, ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा होने का कारण क्या, उसके पास पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। तो इस कारण से क्या होती है, इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं जनरली कैसे होते हैं, लार्जली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। क्लियर है बात? एंड इसके जो हाइड्रोलाइज करना होता है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। बेरिलियम जो है, हाँ बोलिए क्या बोल रही थी? सर ये मेरे बुक में तो लिटमस के बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ है सर। लिटमस के बारे में? सर इससे पहले वाला जो टॉपिक आप पढ़ाए हैं वो उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, लिथियम के बारे में। इसका नहीं दिया हुआ सिमिलरिटीज, बुक ढंग से खोलो देखो, ये नहीं दिया हुआ है सर एनसीईआरटी में दिया। अरे भाई लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करता है ना जी, धक्का दिया Yes, होगा, sir. टॉपिक में दिया हुआ होगा, लिखा यहाँ होगा। एनसीईआरटी बोलो खोलो दिखाते हैं यहाँ पे भी। सर मेरे बुक में तो नहीं है। जब हाल है, जैसे मैं लास्ट में क्लास के बाद में दिखा दूंगा, यहीं पे ऑनलाइन दिखा दूंगा। ठीक, सर बाकी तुमको मालूम तो होना चाहिए ना भाई सिमिलरिटीज कि क्या होता है, कैसी क्यों सिमिलर है एक दूसरे से। तो हमें तो ये देख के पता चल गया कि भाई ऐसा ऐसा। इसको तो कंपाउंड देखा होगा हमने कि जैसा लिथियम कंपाउंड बना वैसा ही मैग्नीशियम बना रहा है, जैसा मैग्नीशियम बना रहा है वैसा ही लिथियम बना रहा है, तभी तो समझ में आया होगा। तो एक दूसरा चेहरा देख कर दोनों का शक्ल सेम सेम है इसलिए मैच करा, ऐसा नहीं। यहाँ कंपाउंड्स बनाने के तरीके को देख के हम लोग ये बताते हैं कि दोनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन होता है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स को जोड़ सकता है वो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स बेरिलियम कैन एकोमोडेट, कितने मॉलिक्यूल्स को या कितने इलेक्ट्रॉन डोनर को, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को वो अपने साथ जोड़ सकता है। तो मैक्सिमम होता है 4। क्यों 4? क्योंकि 4 ज्यादा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है बेरिलियम के पास। दिस इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट, बेरिलियम इज सेकंड पीरियड एलिमेंट, इसके पास डी सबसेल नहीं है। डी सबसेल नहीं होने के कारण क्या होगा, इसकी जो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकती, इसलिए इसी कोऑर्डिनेशन में क्या होगा 4 मतलब एक कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको। एक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलता है 2, तो 4 में कितना मिलेगा 8, इसलिए ये 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बना पाता है कौन, बेरिलियम। ठीक है, तो मैं लिख भी दिया यहाँ पे, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर more than 4 as its valence shell there are only 4 orbital। वैलेंस शेल में कितना 4 ऑर्बिटल, एक s होगा और 3 p होगा, d इसके पास नहीं होगा। the remaining members of this group have coordination number 6 by making use of d। बाकी सबके पास, बेरिलियम के बाद जब मैग्नीशियम आओगे तो इसके पास d ऑर्बिटल होता है, मतलब बात है भरता नहीं है, लेकिन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है इसके पास d ऑर्बिटल होगा। फिर 4th 5th 6th सबके पास क्या होता है, देखिए ये भी एक थोड़ा सा अलग चीज है कि बेरिलियम के पास या सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास डी ब्लॉक नहीं होता है ना, डी ब्लॉक ऑप्शन रहता है, डी ऑर्बिटल ऑप्शन रहता है, इसलिए उसकी बिहेवियर थोड़ी अलग होती है बाकी मेंबर्स। दूसरी बात क्या बोल रखा है, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोल रखा है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है और जो हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर थोड़ी सी कोवैलेंसी नेचर आती है, जिस कारण से इसका एम्फोटेरिक नेचर हो जाता है। एम्फोटेरिक मतलब
वो एसिड से रिएक्ट करेगा और बेस से रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक का मतलब यही होता है कि इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। क्लियर बात? इसके जो बाकी एलिमेंट होंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे उससे इनका अलग बिहेवियर होगा और इनका बिहेवियर कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा, ना कि एसिडिक या फिर बेसिक, नॉर्मल। चलिए, तो मैं क्या लिखा? बेरिलियम हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक। दो ध्यान से क्या बोल रखा है जैसे हाइड्राइड याद करो, BeCl2 बताया था ना जी। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना लेगा Cl के साथ, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना इसके, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन हुआ ना जी, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन खाली है इसके आउटर मोस्ट में, ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं है। इसलिए क्या करता है, जो क्या लिखा हुआ है कि बेरिलियम हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बताए थे है ना। हाइड्राइड की बात करें तो BeH2 की बात करें, ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किसको बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट उसको बोलते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ, क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। या फिर इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो तो क्या बोलेंगे उसको? तो इसकी बात करेंगे हम लोग BeH2 की बात करेंगे। यहाँ बोल याद करो, यहाँ पे बनाना बन बनता था, याद करो। इफ यू रिमेंबर, यहाँ बनाना बन बन सकता था, क्योंकि साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होता तो क्या करता हो? कोल्ड बनाता, जैसे कि ये बना रहा था BeCl, क्या लोन पेयर था? तो अगले वाले बी के साथ क्या कर रहा था? ये कोल्ड बनाएगा इस टाइप से, और यहाँ जो लोन पेयर यहाँ बनाएगा ऐसा में। लेकिन अब दिमाग लगाओ कि BeH है, H के पास लोन पेयर है नहीं है ना, तो क्या बनाएगा? यहाँ पे बनाना बॉन्ड बनाएगा। बनाना बॉन्ड क्या होता है याद करो? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, याद करो बनाना बॉन्ड बॉन्डिंग में इस टाइप से। तो कहने मतलब क्या है, बोल रखा है यहाँ की बेरिलियम हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक विथ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग लाइक अल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या बोल रहा है? मल्टी सेंटर मतलब अब यही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे इसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करोगे तुम, तो क्योंकि इसके पास यही इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ है, तो यही क्या है? यही इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर, तो क्या हो रहा है? कभी इलेक्ट्रॉन इस सेंटर के बीच में है, कभी इलेक्ट्रॉन इस सेंटर के बीच में है। तो इसलिए क्या बोल रखा है यहाँ पे? मल्टी सेंटर बॉन्डिंग लाइक अल्युमिनियम हाइड्राइड। जैसे अल्युमिनियम करता है वैसा ही भी बेरिलियम भी करता है, क्योंकि अल्युमिनियम खुद भी क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? द मोस्ट अनयूजुअल ऑक्सीजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ Be हैज फॉर्मूला, क्या देकर रखा है ध्यान से? Be4O O2Cr6। तो द कॉम्प्लेक्स है देखने में, एंड आर फॉर्म्ड बाय रिफ्लक्सिंग ऑफ BeOH whole twice, BeOH whole twice with carboxylic acid. This white crystalline compound are soluble in non-polar organic solvent। इसको याद रखिएगा, मैंने बातें बता रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट लास्ट लाइन जो है ये ऑर्गेनिक के लिए है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिएक्शन सब देखोगे तो वहां पे आपको सकता है देखने को ये मिल जाए। ठीक है, क्या लिखा है देखो ध्यान से कि मोस्ट अनयूजुअल ऑक्सीजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ Be, ये है आपका, एंड आर फाउंड बाय, कैसे बनता है? रिफ्लक्सिंग, मतलब ये इसको और इसको दोनों को मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। दिस व्हाइट क्रिस्टल्स कंपाउंड, ये कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टल कंपाउंड होता है। आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्केन्स में ये सोल्यूबल होगा, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये पानी में कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा। एंड लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल मतलब जैसे मिथ, ये होगा इसमें मिथनॉल में ये सोल्यूबल हो सकता है। लोअर अल्कोहल मतलब जिसमें कार्बन क्या हो? कम हो, उसको क्या बोलते हैं? लोअर अल्कोहल बोलते हैं। In solution, the compound are unionized and monomeric form। अब इस सोल्यूशन में कैसा भाई साहब बताइए? अनआयनाइज, आयनाइज नहीं होगा और इस टाइप से रहेगा। तो ध्यान से डायग्राम याद कर लो, ये मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो मंदिर बना हुआ है, ऐसे बना सकते दिमाग लगा के।
4 वो पिलर बना दो, 4 पिलर, बीच में शंकर जी, ठीक। उसके बाद इधर एक डिजाइन बना दो छोटी इस टाइप से, यहाँ आर, फिर यहाँ ओ, इधर ओ, सी और आर, इस टाइप से, ठीक। आया समझे? बोलो आगे चले। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट बोल रखा है the central oxygen atom is tetrahedrally surrounded by 4b। बोल रखा है कि टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन जो है किससे घिरा हुआ है? बी से घिरा हुआ है। देखो ध्यान से, ये 4 ऑक्सीजन 4 बी घिरा हुआ है, इसको ये नहीं घिरा हुआ है, घिरा हुआ एटम, एंड ईच बी एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बीई जो है वो 4 से घिरा हुआ है, तो कैसे 1 2 है ना, 3, एक और पीछे है ना, तो 4 ऑक्सीजन से क्या होगा? ये घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम। द 6 acetate group are arranged along the 6 edge of tetrahedral ion। और जो एसिटेट ग्रुप है वो कहाँ पे है? एज के along 6 edge of tetrahedral एज। तो ध्यान से यहाँ पे साफ करने में थोड़ा सा, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? B4 तो मिलेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ? ऑक्स, देखो यहाँ पे 6 टाइम है, 6 टाइम आर, तो हम तो कितना आर लगाया? 1 2 3 ही लगाया ना जी। अरे बोलो, कितने आर लगाए हमने? अभी 3 ही लगाए। इधर भी होगा, अरे होगा ना जी, नहीं होगा? अरे बोलो, नहीं बोलते हो। 4 हो गया। अच्छा, इस दोनों के बीच में भी होगा ऐसे, इस दोनों के बीच में अगर ओ लगा हुआ है तो इस दोनों के बीच में भी ओ लगाएगा, दोनों है। इस तरीके से देखोगे आंसर 6, यहाँ यहाँ और यहाँ 6 टाइप से लगा हुआ होगा ये ग्रुप ऐसा। इस कारण से क्या होगा? हर एक इसके टेट्राहेड्रल पे बीई है, अब बी इज टेट्राहेड्रली, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन होगा इसलिए जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। बस डायग्राम को याद रख लो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इसके बारे में पूछ सकता है कि क्या है, तो बस उसका याद रखिएगा। ये सब एक्सेप्शनल बिहेवियर था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई डायगोनल रिलेशनशिप जो है इसके बीच में, बेरिलियम के बीच में और अल्युमिनियम के बीच में कैसे है? डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड अल्युमिनियम के बीच में कैसे है? बेरिलियम है और यहाँ पे डायगोनल किसका है? अल्युमिनियम के साथ। स्पिरिट टेबल में ऐसा होता तो कैसे हो गया इसका रिलेशन? तो सबसे पहली बात तो इसकी रेडियस बात करेंगे। आयनिक रेडियस जो है कितना है इसका? 31 पिकोमीटर। और इसका अल्युमिनियम में कितना है? तो नियरली सेम है। देख नहीं रखा है कि नियरली क्या बोल रखा है? सेम बोल रखा है। रेशियो इज नियरली सेम एज दैट ऑफ अल्युमिनियम, मतलब इसी के आसपास होगा, है ना। 32 33 या 34 के आसपास होगा, उसका 36 भी होगा, हो सकता है इसका अल्युमिनियम का। हेंस बेरिलियम रिसेंबल अल्युमिनियम इन सम वे, सम ऑफ द सिमिलरिटीज आर। क्या क्या सिमिलरिटीज है? देखो पहला क्या है? लाइक अल्युमिनियम बेरिलियम इज नॉट रेडली अटैक बाय द एसिड। जैसे कि अल्युमिनियम देखा होगा हम लोग, अल्युमिनियम का गेट लगाते, देखे हो? क्यों लगाते? क्योंकि उसका एक कोटिंग होता है उसके ऊपर ऑक्साइड का, और जल्दी से ये
एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो जैसे कि एसिड से रिएक्ट नहीं करता उसी तरह से बेरिलियम भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो लाइक अल्युमिनियम बेरिलियम इज नॉट रियली अटैक बाय एसिड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा हुआ है एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो अल्युमिनियम कोई खरीद सामान लेके आओगे ना तुम, तो अल्युमिनियम में रोशनी क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? देखो जब अल्युमिनियम एयर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और ये अल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर बनता है वो काफी ज्यादा इनर्ट होता है, मतलब वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, एक ये प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करना शुरू कर देगा। ये जो लेयर आएगा इसके ऊपर क्या करेगा, एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर काम करेगा, फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं होने देगा। यहाँ बोल कर रखा है क्या, अल्युमिनियम का हो गया, जिंक का भी होता है, जिंक ऑक्साइड भी काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होता है। बहुत सारे जो ऑक्साइड होता है वो खराब होता है, जैसे कि आयरन का ऑक्साइड झड़ जाएगा, गिर जाएगा, व्हाइट ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जो जिंक ऑक्साइड हो गया, अल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, या फिर और सीखने को क्या मिला हमको, बेरिलियम ऑक्साइड, तो ये जो है दे आर द, इसका जो ऑक्साइड्स होता है क्या होता है, काफी ज्यादा इनर्ट नेचर का होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है ना। उसके ऊपर एक, उस मेटल के ऊपर एक क्या लग जाएगा आपको, एक पर्टिकुलर फिल्म लग जाएगा, जिसके कारण से वो फर्दर रिएक्ट नहीं करने देगा। क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल दैट इज दे आर rendered the passive by the नाइट्रिक एसिड, और उसको रोकता है। क्लियर, रेंडर मतलब रोकना। नेक्स्ट दूसरा क्या है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अल्कली टू गिव बेरियट आयन। जैसे कि अल्युमिनियम देता है, जब उसको आप हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करिएगा, किसको, अल्युमिनियम को अगर हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल गिव एल्यूमिनेट। सिमिलरली बेरिलियम भी हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व क्या देगा, अल्कली में डिसॉल्व क्या देगा। अल्कली समझ में आता है, किसको बोलते थे, अल्कलीज। ये ग्रुप 1 का अल्कली मेटल से बनाता था ये, जैसे NaOH, KOH, इसमें डिसॉल्व करते किसको, बेरिलियम को या फिर हाइड्रोक्साइड को, इट विल गिव इट्स नेगेटिव पार्ट, इट इज सोडियम एल्यूमिनेट या फिर बेरिलियम एल्यूमिनेट। ये सब चीज याद करने वाली चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड अल्युमिनियम Cl ब्रिजेस क्लोराइड स्ट्रक्चर्स। क्यों होता है भाई Cl ब्रिज क्यों होता है, जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, जब भी पॉलीमर बनाएगा, याद करो तो क्या बनाएगा ये, जब भी पॉलीमर बनाएगा या फिर क्या डायमंड बनाएगा तो क्या करेगा, ये इस टाइप से ब्रिज वाला चीजें हो। इन वेपर फेस बोथ क्लोराइड आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। याद करो लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। दे आर यूज्ड एज फिडेलक्राफ्ट कैटालिसिस। याद करिएगा, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, तो उस जगह पे हम लोग इसका अल्युमिनियम क्लोराइड या फिर बेरिलियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं एज अ लुईस एसिड की तरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन खाने के लिए इसको बुलाते हैं। समझ में आ रहा बात, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पता है कि अल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 से बॉन्ड बना लिया, Cl के साथ बना लिया, 6 ही हो पाया उसके आउटर मोस्ट में, अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, जिस कारण से क्या करता है, एज अ ये लुईस एसिड काम करता है। और इस चक्कर में क्या होता है, अल्युमिनियम भी देखा होगा कोनेट बॉन्ड बनाता है, यहाँ Cl और फिर यहाँ अल्युमिनियम है, ठीक है। तो यहाँ से कोनेट बॉन्ड बना दिया इसको, और यहाँ वाला जो Cl है ये बना दिया इसको कोनेट बॉन्ड इसको, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो कोनेट बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा, तुम्हारा ब्रिज पे होगा। समझ में आ रहा बात, जब भी पॉलीमर बनाएगा या डायमर बनाएगा तो यहाँ पे ब्रिज क्लोराइड होगा, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम एंड अल्युमिनियम आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कौन सा, BeF4 2- या फिर AlF। इसको याद रखिएगा कि ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है इसके साथ, बेरिलियम और अल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, बेरिलियम अल्युमिनियम मेटल के साथ। ये जो कॉम्प्लेक्स से यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड को बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एक अलग से ही, चैप्टर 12 क्लास 12 में एक अलग चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ कैसे बॉन्डिंग होता है इसके बीच में वो सब देखेंगे वहाँ, ठीक है। तो बोलो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, डायग्नोसिस में क्या क्या सिमिलरिटीज है। पहला सिमिलरिटीज है कि दोनों को दोनों क्या बनाता है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व पड़ जाता है, और क्या बनाता है,
बेरिलेट आयन और एल्यूमिनेट आयन बनाता है। सिमिलरली दोनों का क्लोराइड जो होता है वह इसमें क्या होता है, पॉलीमर फॉर्म में होगा या डायमर फॉर्म में होगा। दूसरी बात क्या है, इसमें क्लोरीन ब्रिज होगा, क्लोरीन ब्रिज में होगा मतलब वो पॉलीमर बना रहा है। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड है क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट कंपाउंड दोनों को, ठीक है। इस तरीके से दोनों को दोनों एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसको एक थिन फिल्म लेयर चढ़ जाता है। तो इससे बातें याद रखना है। बोल देगा कि हम लोग अल्युमिनियम, या बोल देगा तुमको कि हम किसी मेटल के ऊपर बेरिलियम में कोटिंग कर देते हैं। वाई, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मेटल को या आयरन के ऊपर जो कोटिंग कर देते हैं ताकि आयरन को फर्दर वो रस्टिंग होने से बचा सके, क्योंकि उसका जो ऑक्साइड होगा, बेरिलियम का जो ऑक्साइड होगा इसका थिन लेयर से चढ़ाएंगे, वो क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होने से मना कर देगा, है ना। उससे हमारा क्या होगा, मेटल की सेफ्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ चुके हैं यहाँ तक क्या क्या था। तो अब जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है हम लोग को कि अलग अलग जैसे अल्कली मेटल से कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं हम लोग, है ना, और कुछ कंपाउंड्स अल्काइन अर्थ मेटल पढ़ने हैं जो जनरली हमारे मार्केट में या हमारे डेली यूजेस में या कंपनी जो भी मतलब हमारे कंपनी में, इंडस्ट्रीज में या हम लोग डेली जो यूज करते हैं उसके कुछ कंपाउंड होंगे, किसके, अल्कलीज के होंगे और आपके अल्काइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स होंगे। तो वही कुछ होंगे 8 9 10 एग्जाम्पल, 8 9 10 कंपाउंड्स होंगे। इस बारे में पढ़ना है, क्या यूज है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखना है। बाकी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ध्यान रखना है कि सोडियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, पानी में डालेंगे तो बेस बनाएगा, बेस पता है कहाँ हाइड करता है। तो हम इसका जनरली प्रिपरेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और उसकी प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण होगी। हम लोग देखेंगे इसको कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। कुछ अल्कली मेटल से कंपाउंड होंगे और कुछ अल्काइन अर्थ मेटल कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्काइन और अल्कली मेटल्स की कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग। तो देखो कि सबसे पहले जो कंपाउंड है यहाँ पे, सर एक डाउट है सर, हाँ बोलो। सेल एज मतलब क्या होता है सर? सॉलिड स्टेट में आया था ये सेल एज। सेल एज, एज क्या होता है, एज क्या होता है, किनारा सर। किनारा बोलते हैं। किनारा क्यूब में होता है ना। हाँ, सेल किसको बोलते हैं, क्यूब को बोलते हैं। अरे बोलो। सेल तो सर स्फीयर को बोलते हैं। अरे नहीं, सेल इस में भगवान, ये सेल पढ़े हो, ये सेल होता है स्फीयर, हॉलो स्फीयर है ना। सेल मतलब होता है, सुना है ना, यूनिट सेल, यूनिट सेल सुने हो, सिंपल यूनिट सेल। यस सर। तो सेल मतलब ये स्ट्रक्चर, ये क्यूब का स्ट्रक्चर। तो सेल एज मतलब क्या होगा, इसका एज लेंथ ये वाला, समझ में आया, दिख रहा है ये जो लाइन जो है, लाइन एज मतलब लाइन, ये जो होता है, ये सब जो एज है, ये सब क्या है, जिससे क्यूब बना हुआ है एज से, उसको क्या बोलेंगे, सेल एज बोलेंगे। आया समझे? यस सर। तो सर इसका जो साइज दिया रहेगा सर, उस वो जितना लाइन है सबका मिला के दिया रहेगा कि कोई एक साइड? नहीं, एक साइड दिया है, तो एक साइड दिया रहेगा, ओनली वन कंफ्यूजन था। एक साइड दिया रहेगा सर लेकिन क्वेश्चन में था कि एटम का सेल है जितना है, तो एटम तो ऐसे सर्कल ही मतलब स्क्वायर टाइप में ही होता है। बोलो एटम का सेल एज दिया हुआ था। तो एटम कहाँ रखा हुआ, एटम किसमें रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में तो कैसा रहेगा वो, किसी सेल के एज पे, सेल पे ही रहेगा ना जी, सेल में ही रहेगा वो। तो सेल जो बनाएगा उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ज्योमेट्री बनेगा ना जी, समझ में। जो एटम जिस ज्योमेट्री में रह रहा है वो मालूम है, सेल काटते मास, तो सेल में एक एज होगा, उसको क्या बोलेंगे, एज। कभी भी सेल एज बोले तो समझ जाना क्या बोलने जा रहा है, ए बोलेगा, साइड बोलेगा, क्लियर बात। जनरली क्यूबिक ही हम इतना पढ़े हैं, मतलब कितना पढ़े, सब क्यूबिक ही पढ़े हैं, सारा ए बी सी सब सेम ही रहता है। बोलो है यस सर। सर हाँ बोलो। सर रिएक्टेंट का अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा क्या? रिएक्टेंट का अगर वो रिवर्सिबल है तो सर यहाँ पे आप एक बताए थे उस दिन रिएक्शन NaNO3 को जब 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट कर रहे हैं तो हाँ। NaNO
O2 और O2 मिल रहा है हमको। ठीक है। अगर वही उसी को अगर हम NaNO3 को अगर 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो Na2O O2 और प्लस N2 मिल रहा है। अब सिंपल दिमाग लगाओ, रोटी बनाओ तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे और उसी रोटी को तुम बनाओ 200 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा बताओ, बोलो। 100 डिग्री सेल्सियस रोटी बनाओ 200, हो सकता है आराम से मुलायम रोटी बनेगा। गेहूं का 200 डिग्री बनाओ तो क्या हो जाएगा, हो सकता है ऊपर ऊपर जल जाए, अंदर कच्चा रह जाए, नहीं हो सकता है यस सर। है ना। तो वही होता है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे तुम बोलना चाह रही हो इस जगह पे। यहाँ ये है ना, बोलो यही बात है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से तुम, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री सेल्सियस, रिवर्सिबल है, ठीक है। यानी ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सॉलिड का डिकम्पोजिशन अगर कोई गैस निकालना है तो उसको 1 W में करोगे तो रिवर्सिबल हो सकता है, तो लो W करोगे तो क्या हो गया भाई, हमें इसका डिकम्पोज करना पड़ रहा है। देखो ध्यान से, हम NO3 को डिकम्पोज कर रहे हैं, सोडियम थोड़ी डिकम्पोज होने जा रहा है जी, सोडियम डिकम्पोज करेगा, सोडियम तो खुद एक एटम है, डिकम्पोज होगा तो कौन डिकम्पोज होगा, कौन टूटेगा बताओ, NO3 माइनस टूटने जा रहा है। तो अगर तुम कम एनर्जी दोगे तो क्या हो सकता है, वो एक ऑक्सीजन निकाल दे अपना, भाई ले ऑक्सीजन होने मतलब है, और ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ाओगे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मतलब हटो हम इनको भी भगा देते हैं, तुम भी अलग जाओ हम भी आगे जाते हैं, यही होगा। तो अगर कम टेम्परेचर दोगे तो हो सकता है कुछ बॉन्ड टूटे, हो सकता है NO बॉन्ड टूट जाए, कुछ NO बॉन्ड टूट के अलग हो गए। लेकिन हाई टेम्परेचर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, सारा N बॉन्ड O बॉन्ड अलग हो गया, बोलो है तो O अलग N अलग O अलग सब हो गया है। तो हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल हो सकता है, टेम्परेचर बदलोगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट बिल्कुल बदलेगा। समझ क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर तुम बदलोगे यस सर। ऑब्वियस सी बात है उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा बदलेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, बात करने जा रहे हैं एक एक टाइप ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड कौन कौन सा हम लोग उसके अंदर देखना है, ठीक है। तो कट जाएगा 5 मिनट में, तो दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 10-15 मिनट के लिए दोबारा से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक। सुनाई दे रहा सबको क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो सबसे पहले जो कंपाउंड करना है, फर्स्ट कंपाउंड जो करना है हमको सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है भाई, दिस इज मेटल ऑक्साइड। बोलो मेटल ऑक्साइड को तुम पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये जल्दी बताओ फटाफट पता कर दिया, क्या बन जाएगा ये, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और ये कैसा होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, इसको बोलते हैं अल्कलीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अल्कली, मतलब ये पानी में डिसॉल्व होगा और इट विल एक्ट एज बेस। चलिए तो बात हो गई, तो हमें कॉमन सेंस पता है। नेक्स्ट पता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन के बाद वो क्या रहेगा, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट ऑफ सोडियम विथ मेटालिक सोडियम। याद करो, सिंपली अगर गर्म भी कर दोगे, याद करो यहाँ पे गर्म किए थे, यहाँ पे तो कैसे मिला हमको ऑक्साइड, बोलो कैसे मिला हमको, मिला ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं मिल रहा है, देखो ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है हमको नहीं, क्या कर रहे हैं इसको, दिस इज, बोलो दिस इज नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसको गर्म करके क्या मिल गया हमको, सोडियम ऑक्साइड। नाइट्रेट बना कर तुम नाइट्राइड को कर तो भी आ जाता है, NO3 बना N2 गर्म करो तो भी क्या मिलेगा तुमको, NO2 मिलेगा, ठीक है। और कुछ मिलेगा साथ में आपको। इस तरीके से तुम चाहे नाइट्रेट को, चाहे वो किसको, नाइट्राइट को क्या करोगे आप, गर्म करोगे, किसके साथ, सोडियम के साथ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लिखते हैं यहाँ पे कि आप नाइट्राइट या नाइट्रेट को सोडियम के साथ गर्म करते हो तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम ऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में क्या मिलेगा, नाइट्रिक गैस, ठीक है।
तो इसको इससे या फिर इसको इससे, दोनों जगह सोडियम से आप गर्म करो तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है। दूसरा बात क्या है, बाय हीटिंग सोडियम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसको और इसको साथ क्या करें, लिमिटेड सप्लाई देंगे, क्या बन जाएगा ये N2O बन जाएगा। दूसरा क्या है, प्योर सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म, आपको सिर्फ पूछ देगा कि प्योर सोडियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, तो प्योर सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय व्हेन मिक्सचर ऑफ सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड, अजाइड एन इसको बोलते हैं, N3 माइनस को बोलते हैं अजाइड आयन, याद रखिएगा। और एक होता है N के ऊपर 3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। ठीक है, दिस इज नाइट्राइड, N3 माइनस, यहाँ पे N3 को होल पे क्या -1 चार्ज, इसको बोलते हैं अजाइड। और N एक ही हो और चार्ज कितना -3 हो, क्या बोलेंगे उसको, नाइट्राइड। तो यहाँ पे N3 माइनस, समझ में आ रहा है, N3 के होल पर -1, इसको बोलेंगे सोडियम अजाइड। ये कहाँ से आता है पता है आपको, N3 माइनस जो है इसका नाम है अजाइड और इट्स कम फ्रॉम हाइड्राजोइक एसिड। कहाँ से आता है ये, हाइड्राजोइक एसिड से आता है, HN3। कहाँ से आता है, HN3, ये बनता है H प्लस N3 माइनस। ठीक है, दिस इज योर हाइड्राजोइक एसिड, दिस इज अजाइड आयन, दिस इज H प्लस। ठीक, क्या बना यहाँ पे, सोडियम अजाइड को अगर आप सोडियम नाइट्रेट गर्म करो तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो प्योर सेल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सोडियम अजाइड और सोडियम नाइट्राइड मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्योर। कि अगर आप प्योर चाहते हैं सोडियम ऑक्साइड तो यू विल require what, sodium azide and sodium nitrite, both react with each other and they will produce sodium oxide and nitrogen gas will produce। समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट जो है आपका प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टी, सिंपल सा बात है, ये कैसा होता है भैया, व्हाइट एमोर्फस सब्सटेंस होता है। एमोर्फस मतलब याद करो, व्हाट इज एमोर्फस, पुष्पा, What is amorphous? जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करें। Amorphous is not acid or base. Amorphous जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, एसिड और बेस के साथ। तुमको amorphous और amphoteric फर्क नहीं मालूम चलता है जी। ओ amorphous और amphoteric, amorphous कहाँ पर थे सर, सॉलिड स्टेट में। हाँ, तो क्या होता है amorphous, फिर जो जिसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है जी, जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इसके अंदर कोई भी पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है ना, बोलो है ना, आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, आइसोट्रोपिक नेचर होता है, तो वही बोलना जा रहा है। तुम अभी जस्ट पढ़ी हो कि इसको बेसिक माना जाता है, बोला जाता है ना इसको बेसिक। लिथियम जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, बताओ लिथियम ऑक्साइड क्या होता था, एम्फोटेरिक ना, इस पे से हो जाएगा एम्फोटेरिक। हम नहीं देखे थे सर। वेरी गुड। तो दिस इज एमोर्फस। एमोर्फस मतलब जिसकी शॉर्ट रेंज हो, जिसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो, जो आइसोट्रोपिक नेचर का हो, मतलब कहीं से भी काटिए उसको, इट विल गिव यू सेम प्रॉपर्टीज, है ना। इट रिएक्ट विथ वाटर वोलेटिली, मतलब बहुत जल्दी से, वोलेटिली मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी से करने जाना, है ना, फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है और ये पानी से जल्दी से कर जाएगा और क्या बनाता है, ये बेस बनाता है, सोलुबल अल्कली, सोलुबल बेस इज नोन एज अल्कली, बोलो है ना, ये बेस बनाता है NaOH। दूसरी बात क्या है, ऑन हीटिंग एट 400 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोज फॉर्मिंग सोडियम पेरोक्साइड एंड मेटल सोडियम वेपर। इसको अगर 400 डिग्री को गर्म करोगे तो यू विल गेट क्या, सोडियम, क्या था, अगर लिमिटेड सप्लाई में गर्म करते थे किसको, सोडियम को और ऑक्सीजन को, तो यू विल गिव Na2O। लेकिन इसी को अगर आप 400 डिग्री तक गर्म कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम पेरोक्साइड और साथ में सोडियम का वेपर मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम का वेपर।
क्लियर है बात? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका? रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया से रीड करवाइए तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि अमोनिया से रीड करवाएंगे तो क्या होगा, अमोनिया भी एक तरीके का बेस होता है, पता ही है, और ये भी एक तरीके क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। ये भी क्या है, बेस, और ये भी क्या है, तरीके का बेस। तो क्या होगा, इसको अमोनिया ड्यूअल करने से क्या होगा, अमोनिया से क्या करेगा, ये एक H ले लेगा और क्या बना लेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसके H बदले में क्या दे देगा, इसको सोडियम दे देगा। लो भाई सोडियम तो ले जाओ, ऐसा समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बनाएगा सोडियम अमाइड, दिस इज सोडियम अमाइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोडियम NH2 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, और ये NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। अच्छा NH4 प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो NH2 माइनस इज अमाइड, NH3 इज अमोनिया, और NH4 प्लस इज अमोनियम आयन, ठीक है। एंड दिस इज NaOH। यूज क्या है इसका भाई, इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एंड पोलीमराइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा कहाँ कहाँ यूज करता है, डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी सूखने का काम करता है, दूसरी जगह पोलीमराइजिंग करने में, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दे आर द यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड वे ऑफ फॉर्मेशन, कैसे बनाते हैं इसको। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड कहानी समाप्त हो गया। दूसरा क्या कहानी क्या बोला रखा है, अब बात कर रखा है सोडियम पेरोक्साइड की बात कर रखा है। सोडियम पेरोक्साइड कैसे बनाते कैसे भैया, याद करो, थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग कि NO2 को आप 700 डिग्री को गर्म करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, Na2O2 मिलेगा, साथ में सोडियम का वेपर मिलेगा। बोलो गैस, ऐसा समझे, बोलो। एक तरीका तो ऊपर मिल गया आपको। दूसरा तरीका क्या है, देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग सोडियम इन एक्सेस। कम ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम ऑक्साइड। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाओगे तो, और मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर होगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए ना तो मॉइस्चर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर पानी के साथ वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो वो एसिड रिएक्शन कर लेगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। इन एक्सेस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन डालोगे तो सोडियम पेरोक्साइड, लिमिटेड डालोगे तो सोडियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, Na2O। अब इंडस्ट्रियल मेथड क्या है भैया, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, जो मैंने बताया इसको अगर पहले, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, पहले इसको जब लिमिट सप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, और इसी सोडियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, और ऑक्सीजन देंगे, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सोडियम पेरोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और एक तरीके को भी देखा हमने कि सोडियम ऑक्साइड को तुम अगर ज्यादा हीट करोगे तो विल कन्वर्ट इनटू सोडियम पेरोक्साइड प्लस सोडियम गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या 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 भैया, वो व्हाइट कलर का था, Na2O इज इन व्हाइट कलर, बट Na2O2 कैसा होगा, कैसा होगा, पाल येलो, मतलब व्हेन इम्प्योर, इम्प्योर फॉर्म में रहा तो कैसा होगा, हल्का सा येलो रहेगा। हाइड्रोस्कोपिक पाउडर, हाइड्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, सुनना ध्यान से आगे, ये होता है पानी एब्जॉर्ब किया रहता है, क्या किया जाता है, पानी एब्जॉर्ब किया रहता है। पाउडर स्टेबल टुवर्ड हीट इन ड्राई एयर, और ये हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी एब्जॉर्ब किया रहेगा, ठीक है। जब उसको मॉइस्चर के इन्वायरमेंट डालोगे तो वो पानी को सोख भी लेता है, ठीक है। पाउडर स्टेबल टुवर्ड हीट इन ड्राई एयर, ऑन एक्सपोजर टू द मॉइस्चर एयर इट बिकम व्हाइट एज इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे इसको आप मॉइस्चर में डालोगे तो क्या ले लेगा, ये मॉइस्चर और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और बिकम व्हाइट। समझ रहे क्या बोला, तो जनरली इम्प्योर फॉर्म में रहेगा तो पाल येलो रहेगा, लेकिन जब वो मॉइस्चर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो कैसा हो जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन रिएक्शन दिया देकर रखा है कि सोडियम, तुम्हें ऊपर बताया था, याद करो बताया था, इसको डालोगे पानी के साथ तो बेस और ऑक्सीजन, सुपर ऑक्साइड में डालोगे तो क्या था, बेस, बोलो देता था ना, ऑक्सीजन, और क्या देता था, बताओ, सुपर ऑक्साइड को पानी डालोगे तो क्या दे देता था, याद करो, सुपर ऑक्साइड को पानी डालोगे तो क्या देता था, अंकित,
बोलो, नहीं याद है? वेरी गुड। तुम लोग पढ़ क्या रहो, ये पीछे का चीज याद ही नहीं है। हाँ? है सुपर ऑक्साइड्स। क्या हो रहा है देखो ध्यान से। क्या हो रहा है देखो, पानी, हाइड्रोक्साइड H2O2 और O2, और ऑक्साइड को डाले पानी से क्या दे रहा है, ये और H2O2 बस। ये सब ऊपर बताया जा चुका है, उसका एप्लीकेशन नीचे लिखा जा रहा है। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, भेज दिए अपना नोट्स तुम लोग को। दिमाग तो यूज करो, थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा। मेरा रटे तो होने से जा रहा है, क्योंकि पहली बार देख रहे हो, लाइफ में पहली बार से देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस बात है जब तक उसको 5-6 बार नहीं देखोगे, आंखों सामने नहीं लेके आओगे तो याद होने से रहा। नाम तक लोगों को याद नहीं होता है कि कॉलेज में तुम्हारे क्लास में शुरू में याद तो याद नाम होता है बच्चों का, नहीं होता है। जब तक उसे 5-6 बार तुम मिल नहीं लेते हो, 5-6 बार उससे बात नहीं कर लेते तो उसका नाम याद होता है नहीं। तो इसी तरीके से बोल रहा हूँ कि ये तो तुम्हारा केमिस्ट्री का कंपाउंड का नियम है, तो जितनी बार पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या हुआ, पानी से क्या बनाया ये? ठीक है, नेक्स्ट CO2 ने क्या बनाया, कार्बोनेट और पानी बनाया। कोई भी, ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। सॉरी ये बेस और ये एसिड है। ये कैसा है, कौन सा ऑक्साइड है ये बताओ? मेटालिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है? पुष्पा, कौन सा ऑक्साइड है ये? CO2, एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड? बोलो। एसिडिक होगा। पुष्पा, एसिडिक होगा। सिंपल सा एसिडिक होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। अरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये क्या है, बेसी है और ये क्या है, एसिड है। क्या बनाएगा, सॉल्ट और पानी बनाएगा ना जी, सॉल्ट और पानी बना देगा, खत्म। इसको इशू करेंगे रेट करके, क्या बनाएगा ये, क्योंकि इसको एड कर रहे थे, क्या बना रहा था ये और ये बना रहा था। बोलो, इसको जब करवा रहे थे पानी से रिएक्ट, तो क्या ये और ये बन रहा था? बोलो हाँ। अब पानी डाल क्या डायरेक्टली में CO2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा भाई, सॉल्ट जो वो बना देगा और साथ में ऑक्सीजन निकाला तो वो बना देगा। ठीक है, आया समझ में? इस दोनों को ऐड कर दो, तो इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, ये दोनों रिएक्शन जो ऐड कर दोगे, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट दिस रिएक्शन। देखो, पानी से पानी कट जाएगा, NO से NH कट जाएगा। बोलो, देखोगे ध्यान से तो ये प्लस ये एंड ये, पानी तो कट ही है तो ये ऑक्सीजन देगा। देखो ध्यान से, ये रहा है। तो पहले इसको हाइड्रोक्साइड बनाओ, फिर इस हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट करवाओ। इससे अच्छा है कि तुम डायरेक्टली इसको रिएक्ट करवा दो, इससे CO2 रिएक्ट करवा दो, क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि पानी डाले नहीं तो पानी मिलेगा भी नहीं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, एक्शन ऑफ वाटर। कोल्ड डालोगे तो क्या मिलेगा, ये और ये, ऊपर याद करो। वार्म डालोगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा आपको। ठंडा में H2O2 मिलेगा, ऊपर में यही मिल रहा था, याद करो, ठंडा में यही मिल रहा था, लेकिन हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, O2 लिख दिया था। तो मान चलते हैं कोल्ड मतलब जो हम पानी पीते हैं उससे नॉर्मल ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल वाटर से ठंडा, तो क्या देगा आपको, NaOH प्लस H2O2। लेकिन उसी को अगर आप गर्म पानी डालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, NaOH और O2 मिलेगा, H2O2 नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्शन ऑफ एसिड क्या होगा, इसको एसिड से क्या होगा, कोल्ड में डालिएगा तो सिंपल सा बात है। अरे NaOH पहले बेस मिल रहा था, अब एसिड में क्या है, ये बेस होगा और ये एसिड होगा तो क्या सॉल्ट बना देगा। इसको तोड़ने से क्या बना था पानी के साथ, ये बना था एसिड, बेस बना रहा था, और बेस एसिड क्या करता है, सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट बना दिए। और ठंडा इसलिए क्या बना था, वो पानी नहीं बनाया, क्या बना दिया, H2O2 बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, गर्म करोगे तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट, पानी और ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बनता है जो गर्म पानी होता है। ये सब चीजें याद रखने वाला चीज है ये सब। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है अभी। तुमको भी नहीं आ रहा है कभी? सर हमको भी नहीं आ रहा था।
चलो ठीक है, इसे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेना, लास्ट का जो पार्ट है उसको रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलिए आया समझे। फिर उसके बाद जो खत्म कर लेते हैं H2O2 को, फिर कल बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रखा है, रिएक्शन विथ CO एंड CO2। CO के साथ सिर्फ कार्बोनेट, CO2 के साथ याद करो देख ही चुके पीछे, कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन गैस। सो इट इज यूज्ड एज प्यूरिफाई द एयर इन सबमरीन एंड कंटिन्यू इन स्पेस टू रिमूव CO2 एंड, याद करो मैंने बोला था कि क्या किया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया ना जी, और क्या बना रहा है, कार्बोनेट बनाया, सोडियम कार्बोनेट और O2 बनाया। तो मान लो तुम्हारे स्पेस क्राफ्ट में अगर CO2 भरा हुआ है, क्या कर दो वहाँ पे Na2O2 डाल दो, तो क्या करेगा ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बना देगा वहाँ पे, O2 बना देगा। बोलो हाँ है ना, बना देगा ना जी। इसलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है, सबमरीन में या फिर स्पेस में यूज किया जाता है। इसको यूज किया जाता है ताकि जो तुम्हारा एयर में जो CO2 है या कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है वो क्या किया जाए। जैसे कि देखना, कभी सुना होगा कि घर में रूम में रहे लोग मर जाता है, अगर ठंड के टाइम में अगर घर में चूल्हा जला के सो गया, घर में बंद कमरे में अगर चूल्हा मतलब क्या बोलते हैं उसको, आग जला के सो जाता है, देखना वो मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि जब कमरा बंद होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आता, ऑक्सीजन नहीं आता तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनने का क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस। तो जब मान लो सांस रहता भी है लोगों के पास, हल्का सा सांस अगर रहता भी है तो क्या करता है वो पता है, तो वो जो मेडिसिन खिलाते हैं, मेडिसिन उसके अंदर सोडियम ऑक्साइड होता है, समझ में आ रहा है। जैसे जो हवा देते हैं उसके अंदर क्या होता है, जनरली सोडियम। समझ, डॉक्टर बनने वाले हो, पुष्पा, विवेक, जो भी है, तो कौन कौन डॉक्टर बनने वाला है यहाँ पे, पुष्पा है, नैन्सी, ये बायो ली हुई है ना जी। हेलो, सुनाई दे रहा सबको, नहीं सुनाई दे रहा है। तो मान लो तो डॉक्टर जब करने जाओगे तो वहाँ पे तुम मान लो जनरल फिजिशियन बनते हो, तो आपको ये सब सीखना, दवा का नाम सीखना पड़ेगा कि दवा के अंदर क्या होना चाहिए, कौन सा दवा खिलाएं, कौन सा गैस सुहाएं, है ना, कौन सा सलाइन चढ़ाएं, समझ में आ रहा है। तभी मालूम चलेगा ना कोई इसको हुआ क्या है, कि मान लो उसको दम घुट रहा है CO गैस के कारण, तो CO को हटाना पड़ेगा उसको ब्लड से, ब्लड में जगड़ गया है CO, तो ब्लड को CO हटाना पड़ेगा जी, हमको CO कैसे हटाएंगे, है ना। अब मालूम बच्चों उसको मालूम वहाँ रखना पड़ेगा तुमको, अच्छा NO2 सोडियम पेरोक्साइड डालने से खत्म हो जाता है, तो तुम मेडिसिन या कोई दवा वो रिकमेंड करोगे जो CO2 क्या करेगा, मतलब उस दवा के अंदर ये सोडियम पेरोक्साइड वगैरह ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो यार, अरे बोलो। यस सर। तभी तो CO को ऑब्जर्व कर सकता है वो ब्लड से। तो वही चीजें हैं, ये सब कॉन्सेप्ट सीख कर को, ताकि जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे तुमको बोर्ड में पास होने में हेल्प मिलेगा या फिर तुमको हो सकता है कि मेडिकल में नीट निकालने में हेल्प मिलेगा, नहीं, बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, ये सब चीजें में क्लियर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। प्रॉब्लम कहाँ होगा, जब वहाँ पर डॉक्टर जो प्रोफेसर वो डायरेक्टली पढ़ा देगा, क्या पढ़ा देगा आपको, हाँ भाई सोडियम पेरोक्साइड जो होता है इसको हम यूज करते हैं। अब वहाँ तुम सब मार ये नहीं पूछ पाओगे कि सर NO2O2 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर को ये मान समझ में आता है कि दे आर वेल स्टडीड गाइज, वेल लर्न गाइज, 11-12 अच्छे से पढ़ के आए हैं, उनको मालूम है कि Na2O2 CO2 या फिर O2 क्यों CO क्यों ऑब्जर्व करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों करता है ऑब्जर्व भाई, इसका नेचर बेसिक नेचर होता है, जब पानी डालते हैं इसको तो बेसिक नेचर क्या होता है जी, NOH प्रोड्यूस करता है, बोलो बेस हो गया। और CO2 क्या है, SO क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, क्या करता है वो, उसलिए वो उसका सॉल्ट बना लेता है, Na2 का सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। इस कारण से ये ऑब्जर्व कर लेता है, सिंपल सा बात है, एसिड रिएक्शन होता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि तुमको सिर्फ यही नहीं, आगे जाओगे तुमको रटना कम पड़े, सुनो ध्यान से। इस तुमको आज सिंपल लगता है ना जी, एसिड का रिएक्शन बेस से होता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, एक फैक्ट है जिसको हमने रट रखा है बचपन से, इसलिए अभी तो हमको क्या लगता है, आसान लगता है। कभी सुनते हैं अच्छा ये एसिड है, ये बेस अच्छा है, सॉल्ट बना दो, ये कॉन्सेप्ट या कोई वो नहीं है, ये फैक्ट है जिसको हमने कॉन्सेप्ट की तरह से रट रखा है हमने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अब ये क्या होता है, कहीं पे भी एसिड बेस मिलता है तो हम फटाक से क्या करते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, पानी बना देते हैं।
तो उसी तरीके से जो भी पढ़ रहे हो 11th 12th में, दे आर फैक्ट, और तुम इतना पढ़ना होगा इसको कॉन्सेप्ट का तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ताकि जब तुम मेडिसिन या कभी तुम कोई इंजीनियरिंग करने जाओ, केमिकल इंजीनियरिंग करने जाओ, तो तुमको समझ में आना चाहिए भाई इसका मतलब सही में एक्चुअली में इसका यही था, है ना। बड़े बड़े रिएक्शन कुछ भी नहीं करवाया गया है, रिएक्शन इससे बड़े बड़े रिएक्शन होंगे, फैक्ट्री में इंडस्ट्री में रिएक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो मान लो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो इम्प्योर आ रहा है, कंपनी मालिक बोलेगा भाई इम्प्योर क्यों आ रहा भाई, क्या किया जाए बताओ, एक और कुछ लगाओ इसके अंदर ताकि जो गैस निकल के वो प्योर निकल के आए, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस बात उसमें तो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए ना जी। अब इम्प्योर आ रहा है उसे डब्बे में भर के बेच रहे हैं, कुछ होगा तो दे आर हायर इंजीनियर्स, है ना, केमिस्ट हायर करते हैं वो लोग, क्यों हायर करते हैं, नॉलेज तब ना हायर करते हैं। तो और उसका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो कैसे होगा। इसलिए ये मत सोचो कि वो केमिस्ट्री से कुछ नहीं होने जा रहा है, या केमिस्ट्री वहाँ बायो में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बायोलॉजी को डीप में देखो तो केमिस्ट्री है, बिना केमिस्ट्री की बायोलॉजी को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन बायो विदाउट रिएक्शन। हर एक पल तुम्हारे बॉडी में रिएक्शन होते रहता है, हाथ घुमाने से लेके, हाथ उठाने से लेके, आँख खुलने बंद करने, खाना पचने से लेके, सांस लेने से लेके, सब कुछ दे ऑल आर केमिकल रिएक्शन। जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सबके सब क्या है, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है भाई। डीप में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बायो, सुना होगा बायो केमिस्ट्री, वही कहानी है। तो चीजें समझो, देखो, नहीं तो बहुत गड़बड़ है सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं Na2O2। पेरोक्साइड जनरली जो भी होता है, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड, दे आर जनरली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ध्यान रखना का क्या मैं बोल रहा हूं, मैं पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड जनरली दे आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको दिमाग में रखिएगा। इट इज पावरफुल ऑक्सीडेंट एंड मेनी ऑफ इट्स रिएक्शंस आर डेंजरसली वोलेटाइल। बहुत डेंजरस होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। पार्टिकुलरली विद द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज एल पाउडर, चारकोल, सल्फर एंड मेनी ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, अल्युमिनियम पाउडर, चारकोल, सल्फर एंड अदर ऑर्गेनिक लिक्विड, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। इनके साथ काफी ज्यादा डेंजरस वोलेटाइल रिएक्शन होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम किसी और स्थान में करवाते हैं, जनरली इसको अल्कली, अल्युमिनियम, चारकोल, सल्फर और इससे दूर रखेंगे। इसे यहाँ देखो ध्यान से, सोडियम पेरोक्साइड है, ये क्या है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड से करवाया गया है। क्या हो गया, इस सोडियम को, क्रोमियम को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लियर है बात। अब ये पानी का लाग मिलेगा जहाँ पे पानी का इसको मिलेगा, सोडियम पेरोक्साइड को जहाँ भी थोड़ा सा पानी का लाग या कुछ मिला, हाइड्रोजन मिला, हटा से क्या बना लेता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। वहाँ को ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। और जो ऑक्सीजन निकलना था वो ऑक्सीजन निकला नहीं, कहाँ चला गया वो ऑक्सीजन, क्रोमियम में चला गया। समझ में आ रहा बात। सिंपली अगर तुम N2O2 को अगर पानी से रिएक्ट करवाओ तो क्या बनाता था, याद करो, ये बना था तुम्हारा क्या, सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन। लेकिन अब यहाँ किससे रिएक्ट करवाया हो तुम, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाए हो। तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्या करो, इसको तो हाइड्रोक्साइड बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जो ऑक्सीजन निकला दैट ऑक्सीडाइज द क्रोमियम इनटू CrO4 में क्या कर दिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। दे आर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। देखो ध्यान से, ये पेरोक्साइड बॉन्ड ये क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना, ठीक है। डी, मैग्नीशियम सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम मैग्नेट। मैग्नीशियम सॉल्ट जो होगा उसको सोडियम मैग्नेट में क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इस टाइप से। जैसे कि Mn+2 पे है, Mn सल्फेट में क्या है, Mn+2 पे है। यहाँ देखोगे ये है MnO4 2-, 4 दूनी 8 में 6, यहाँ पे Mn+6 पे है। यहाँ Mn कितने पे, +2 पे था, और यहाँ Mn कितने पे है, +6 पे है। इसको ऑक्सीडाइज करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें देख रखा है MnOH होल ट्वाइस को क्या है, देखो MnO4 2- OH-, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ध्यान से, सल्फाइड, सल्फर नहीं लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, सल्फाइड ले। सल्फाइड आर ऑक्सीडाइज टू corresponding सल्फेट। देखो ध्यान से, NO2 क्या, NO2O बनाएगा। ये जो नेसेंट इसको बोलते हैं, डब्बे में बंद अगर ऑक्सीजन है ऐसा, उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, अकेला।
NO2O2 क्या रहता है, सोडियम ऑक्साइड और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, और दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ तो सोडियम सल्फाइड है, ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, ये आया होगा कहाँ से आपका सोडियम पेरोक्साइड से, क्या बना दिया इसको, सोडियम सल्फेट बना दिया। अल्युमिनियम है, क्या है यहाँ पे, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। क्लियर है बात। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, आप सोडियम पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या था बेंजोइल पेरोक्साइड, ब्लीचिंग एजेंट है। इट इज फाउंड व्हेन C6H6, बेंजीन पता है, दिस इज बेंजीन, C डबल बॉन्ड O एंड Ca, तो क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बता सकता है कोई मेरे को, तो बोल सकता है इसका नाम, अरे बोलो, उसका नाम बता सकता है मेरे को। पुष्पा, विवेक, अंकित, नैन्सी, अंकुश, कोई नाम बता सकता है। अरे भाई ये एसिड हैलाइड है ना, पता है ना जी, दिस इज एसिड हैलाइड, नाम क्या पड़ता है इसका, हाँ, एसिड डेरिवेटिव हुआ ना जी, ये यहाँ OH लगा होता तो क्या होता है, एसिड होता, OH हटा क्या लगा, Cl लगा हुआ है तो क्या होगा, एसिड हैलाइड होगा। क्या नाम पड़ता है इसका, नॉयल हैलाइड, बेंजोइल क्लोराइड नाम पड़ेगा इसको। इसको तुम पेरोक्साइड शेड करवाओगे, क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से, इस तरह से मिल जाएगा आपको, O और फिर इधर से एक और बेंजीन, इस तरह से, ध्यान से बेंजोइल पेरोक्साइड मिल जाएगा आपको, साथ में रिड्यूस स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड KMnO4 को भी रिड्यूस कर सकता है। दिमाग लगाओ, KMnO4 को माना जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, तो इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी ये रिड्यूस कर देता है, कौन, सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, देखो ध्यान से, सोडियम पेरोक्साइड है, कहाँ से आया होगा, पेरोक्साइड से आया होगा ही, तो वो यहाँ से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम देखोगे ध्यान से, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी ये रिड्यूस कर सकता है। यूज क्या क्या है यहाँ पे, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन अंडर द नेम ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है, इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट और ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर, फैब्रिक सच एज कॉटन एंड लिनेंस। ब्लीचिंग मतलब कलर को क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, इसलिए ब्लीचिंग किसको करता है, वुड पल्प को करता है, पेपर को करता है, फैब्रिक को करता है, या फिर कॉटन, लिनेन क्या करता है, मतलब बोल सकते इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग पेरोक्साइड को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका रिकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि मेरे को